नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के साथ इस वक्त हैं आप। मेरा नाम है अंकित त्यागी और सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। ऋषि सुनाक, भारतीय मूल के ऋषि सुनाक के सर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का ताज तो जरूर हो गया है, लेकिन उसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहन में यही है कि ब्रिटेन के लिए और भारत के लिए इसके मायने क्या है। ब्रिटेन के लिए एक नई शुरुआत है। इतिहास के पन्नों में ऋषि सुनाक का नाम पहले जो नॉन वाइट जिन्हें कहा जा रहा है प्रधानमंत्री के रूप में दर्ज हो गया है, लेकिन उसका क्या कुछ विशेष फायदा भारत को मिलने वाला है? पहले प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, उसका क्या विशेष फायदा मिलने वाला है, या कुछ लोग यहां पर ज्यादा ही इस बात को लेकर रोमांचित हैं, खुश हैं, क्योंकि मूलतः ऋषि सुनाक ब्रिटेन के नागरिक हैं और इसी वजह से वो वहां के प्रधानमंत्री के तौर पर अब चुने गए उनकी पार्टी द्वारा। सबसे पहले सवाल इंडिया का में आज इसी बात पर बात करेंगे, कुल मिलाकर कि ऋषि सुनाक का क्या उम्मीदें रखी जाएं नए प्रधानमंत्री से, क्योंकि इस वक्त ब्रिटेन भी आर्थिक तौर पर काफी परेशानियों से गुजर रहा है और उसका भारत को लेकर कंजर्वेटिव पार्टी का जिस तरीके से अभी तक का एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, उसको लेकर क्या क्या बदलाव आएगा, नहीं आएगा, क्या होगा, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। पर उससे पहले आपको बता देते हैं कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक हैं कौन और उनको लेकर इतना भारत में और ब्रिटेन में उत्साह क्यों है। ऋषि सुनाक का जन्म 1980 में साउथहैम्पटन में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने विंचेस्टर कॉलेज से की। विंचेस्टर कॉलेज में वो हेड बॉय रहे, स्कूल के पेपर के एडिटर भी रहे ऋषि सुनाक। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से फिर एमबीए किया। यहीं पर उनकी मुलाकात अपनी अब उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति से हुई। उनकी शादी उनके साथ हुई और उनकी दो बेटियां हैं। 2001 से 2004 तक गोल्डमैन सैक्स में ऋषि सुनाक ने काम किया। 2 हेज फंड्स के पार्टनर बने। 2015 में यॉर्कशायर के रिचमंड से ऋषि सुनाक कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बने और थेरेसा मे की जब सरकार थी तो उनको जूनियर मिनिस्टर बनाया गया। 2019 में बोरिस जॉनसन ने चीफ सेक्रेटरी के रूप में उनकी नियुक्ति की और फिर फरवरी 2020 में वो ब्रिटेन के वित्त मंत्री बनाए गए। और उसके बाद जिस तरीके से ब्रिटेन के अंदर जो उठापटक चलती रही, ऋषि सुनाक कुछ दिन 45 दिन पहले ही अपना ये पूरा जो प्रधानमंत्री बनने की दौड़ थी उसमें पिछड़ने के बाद किस्मत देखी ऐसी पलटी है कि अब वो प्रधानमंत्री बन गए हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री, जो बड़ा सवाल अब यही है कि उससे भारत को कितनी उम्मीदें रखनी चाहिए। बहुत सारी चीजें इस वक्त ब्रिटेन में हो रही हैं। ऋषि सुनाक का थोड़ी देर में वहां पर जो राजा हैं किंग चार्ल्स, उनसे मिलने जाएंगे। उसके बाद ऐसा भी उम्मीद लगाई जा रही है कि वो कुछ बातचीत भी करेंगे, तो उन सब तस्वीरों को भी आपको दिखाएंगे। सीधे आपको लंदन भी लाइव लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे चलते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी उमा शंकर सिंह, सीनियर एडिटर फॉरेन अफेयर्स, उनके पास चलेंगे। वो हमें सबसे पहले बताएंगे कि क्या क्या आज होने वाला है और इसके मायने क्या है, उनसे भी समझेंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा जुड़ रहे हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से हैं। हमारे साथ मंजू सेठ जुड़ रही हैं, पूर्व राजदूत हैं। आप सभी का सवाल इंडिया का में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले उमा शंकर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जन्मदिन भी आपका, हमारी तरफ से आपको बड़ी बधाई। लेकिन ऋषि सुनाक को लेकर जितना उत्साह इस वक्त है, ब्रिटेन में भी है, पाउंड में देखा गया उछाल आया, भारत में भी एक नए तरह का उत्साह है, इंडियन ओरिजिन के कहे जा रहे हैं। क्या उम्मीद लगा के रखनी चाहिए भारत को, बिल्कुल कूटनीतिक और जो जिसको कहते हैं ना ब्रास टैक्स की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो क्या हम उम्मीद लगा के रखें नए प्रधानमंत्री से? जी देखिए, जो सबसे बड़ा जो एक स्टिकिंग पॉइंट अभी यूके और भारत के बीच है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। और जैसा कि अप्रैल में जब बोरिस जॉनसन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी तो ये डेडलाइन तय किया गया था कि 24 अक्टूबर, जो कि दीपावली का दिन था, कल बीत गया है, उस समय तक एफटीए हो जाएगा, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि 2 स्टिकिंग पॉइंट उसमें है। उसमें एक तो ये है कि जो ब्रिटेन जो है विस्की जो है उस पर टैक्स कट चाहता है, भारत छात्रों के लिए और ज़्यादा वीज़ा चाहता है। भारत जो है अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहता है, उसमें टेक्सटाइल है, उसमें ज्वेलरी है, फूड आइटम्स है। जो ब्रिटेन है वो भी अपनी तरफ से एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता है और दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने यह तय किया था उस वक्त की 2030 तक जो अभी 30 बिलियन का जो ट्रेड है वो
तकरीबन दुगुना करेंगे, लेकिन वो बात हो नहीं पाई है। तो अब जबकि ऋषि सुनक के हाथ में बागडोर आई ही है, तो इसके बाद देखना होगा कि उनका क्या इस पे नुक्ते नज़र होता है। हालांकि वो भारत के साथ व्यापार को बढ़ाने के पक्षधर रहे हैं, तो जहां तक ये इमोशनल बातें हैं, भारतीय मूल के हैं, बात सही है, उन्होंने बागडोर संभाली है, ये भी एक ऐतिहासिक बात है। लेकिन जब एक्चुअल जो आपने बिजनेस की बात की, तो बिजनेस की जब बात होती है तो क्या रियायत वो देने को तैयार होते हैं, भारत कितनी रियायत ले पाता है, और क्या फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो किसी तरह से आगे बढ़ पाता है, क्योंकि वो अभी अटका पड़ा है। बिल्कुल। तो अगर आर्थिक तौर पे देखें, ब्रिटेन को अपनी आर्थिक हालत को सुधारना है, उसको अलग अलग तरह से बिजनेस चाहिए। अब उसमें क्या एक कॉमन मिनिमम पॉइंट बन पाता है, ये देखना होगा। उसके आधार पर तय होगा कि क्या ऋषि सुनक वाकई में भारत के लिए कोई मददगार होने जा रहे हैं या नहीं। ये और इसमें बहुत सारी पेचीदगियां हैं, इतना आसान नहीं होगी आगे की राह जिस तरह से अगर देखा जाए दोनों के लिए, क्योंकि उनकी पार्टी का जिस तरीके का स्टैंड रहा है खासतौर से इमिग्रेशन को लेकर, उस पर भारत ने भी अपनी चिंता जरूर जताई है। लेकिन ये एक मैं आपको बताना भी चाहूंगा, एक विंडो में आप हमारे साथ इस वक्त देख रहे होंगे, लाइव ये विजुअल्स आ रहे हैं, लाइव शॉट्स आ रहे हैं लंदन से। जैसे जैसे वहां पर चीजें आगे बढ़ेंगी, ऋषि सुनक को मिलना है, वहां पर जाकर जो वहां के राजा हैं किंग चार्ल्स से मिलेंगे, और उसके बाद वो औपचारिकता खत्म करने के बाद 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो एड्रेस जो पता है वहां के प्रधानमंत्री के घर का, वहां पर उनके जाने की उम्मीद है, और वहां पर हो सकता है वो मीडिया से बातचीत भी करें, तो वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन मैं मंजू सेठ जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे समझना चाहता हूं, ये जो ऋषि सुनक के भारतीय मूल होने को लेकर जितना उत्साह है, एक दूसरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वहां के नागरिक हैं, क्या हम लोग बस ज्यादा ही किस उत्साह में हैं? इसका कुछ कूटनीति में, राजनीति में कुछ फायदा मिलता है? बिल्कुल, जैसे आपने कहा, ये वहीं के सिटीजन हैं, वहाँ उसी यूके के ब्रिटिश मूल के हैं, वो इंडियन ओरिजिन जरूर है, जो ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है और बहुत खुशी की बात है कि इंडियन डायस्पोरा में से हमारे जो हैं ऋषि सुनक के जो पेरेंट्स थे वो अफ्रीका से वहां गए थे, तो ये उनकी हाईएस्ट ऑफिस जो पहुंच गए, पर और देशों में भी पहुंचे हैं। लेकिन हमें हमेशा याद रखना होगा कि सबसे पहले जो वो अपने इंटरेस्ट देखेंगे वो अपने देश के देखेंगे, बिफोर लुकिंग एट इंडियाज इंटरेस्ट। हाँ, थोड़ा सा ऑलरेडी अगर उनकी पॉलिसी जो उन्होंने पहले अनाउंस की हुई है, उन्होंने कहा है वो चाहते हैं फ्री मूवमेंट ऑफ पर्सनल हो, सब स्टूडेंट्स का और इनोवेटर्स का आपस में हो, तो ऑलरेडी कह चुके हैं ये, नॉट बिकॉज ही इज इंडियन ओरिजिन, बट बिकॉज उनको लगता है कि ये दोनों के हित में होगा, दोनों देशों के हित में होगा। अगर ज्यादा पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस प्रोफेशनल लेवल पे, स्टूडेंट्स लेवल पे, इनोवेटर्स के लेवल पे अगर हो, और हम भी चाहते हैं कि हमारा जो फ्री सर्विसेज का जो मूवमेंट है, सर्विस प्रोफेशनल्स का, वो बढ़े और वीजाज उनको आसानी से दिए जाएं, क्योंकि यूजुअली जो आईटी सेक्टर में और अदर सेक्टर्स में जो इंडियन हम जाना चाहते हैं, बहुत मुश्किल से वीजाज मिलते हैं, तो हम तो ये चाहेंगे। तो वो, और एफटीए का जहां तक सवाल है, बिल्कुल वो देखेंगे उनके हित में, वो ब्रिटेन के हित में, यूके के हित में क्या है, वो तो पहले सबसे पहले रखेंगे। और उन्होंने कहा भी है, मैं पहले यूके के लिए देखूंगा कि क्या हमारे हित में, और हम आगे चल के ये जो एफटीए इंडिया के साथ हम इंक्लूड करना चाहते हैं, लेकिन दोनों के हित में हो तभी आगे चलेगा। बिल्कुल सही बात है, और शायद इसी वजह से वो वहां के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उनको पहले यूके का हित देखना है। एक साल में 3 प्रधानमंत्री बदले, लेकिन अगर बोरिस जॉनसन का मैं उनके वक्तव्य की बात करें, तो उन्होंने भी बार बार ये बात कही, यूके फर्स्ट की पॉलिसी लेकर हम आगे बढ़ेंगे, हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी, और उसी को आगे ऋषि सुनक भी बढ़ाते नजर आएंगे, ऐसा जरूर लग रहा है। लेकिन प्रोफेसर महापात्रा, इस वक्त यूनाइटेड किंगडम आर्थिक तौर पर काफी परेशानियों से गुजर रहा है। ऋषि सुनक जिस वक्त वहां पर प्रधानमंत्री बन रहे हैं, बहुत इंस्टेबिलिटी है वहां पर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी है, और साथ ही साथ मैं आज कुछ वक्तव्य पढ़ रहा था, कई सारे न्यूज़पेपर्स में कमेंट्री भी हो रही है कि इनको कैसे प्रधानमंत्री बना दिया, इस वक्त चुनाव कराना चाहिए, इनको तो जनता ने वोट नहीं दिया था, कंजर्वेटिव पार्टी ने चुनकर इनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। ऐसे वक्त में कितना मुश्किल है ऋषि सुनक के लिए आगे आने वाला समय, क्या चुनौतियां हैं उनके सामने? बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मैं कहूंगा कि जिस आदमी ने पहले रिजाइन किया, ये जो बोरिस जॉनसन है, उनका रेजिग्नेशन के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप तो लिया था ऋषि सुनक ने। जब ऋषि सुनक ने रिजाइन कर दिया, उसके बाद एक कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ। नाउ जॉनसन के जितने भी सपोर्टर कंजर्वेटिव पार्टी में हैं, वो किस हद तक
ऋषि सुनक को मदद करेंगे सारे समस्या को सुलझाने में, ये हमें सोचना है। ये बहुत ही मुश्किल होगा उनके लिए। अभी शुरू में सब लोग काफी एक्साइटेड हैं। मैंने भी कहीं लिखा है कि ये ब्रिटेन का ओबामा मोमेंट है। अगर हम इंडिया में ज्यादा खुश ना हो कि एक हिंदू है और इंडियन ओरिजिन का है, और ये सोचें कि एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया, उसमें ज्यादा माने रखेगा। और जिस तरह ये एफटीए पहले तो ये कहता कि दिवाली में हो जाएगा, अभी तो देखना है कि होली से पहले होगा या नहीं होगा। मुझे बहुत मुश्किल इसलिए लग रहा है कि कंजर्वेटिव पार्टी में इतना डिवीजन है। कौन उसकी पिछले 7 साल में ये छठा प्रधानमंत्री हैं। अभी ये कब तक चलेंगे अभी कहना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। उमाशंकर, क्योंकि आप इसको लगातार फॉलो भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं बस क्योंकि आपसे समझना इसलिए भी चाह रहा था कि ठीक है, इस बात की एडवांटेज हो सकती है कि ऋषि सुनक थोड़ा सा हमारे देश के कल्चर को समझते होंगे, सभ्यता को समझते हैं, क्योंकि खुद प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, उनकी पत्नी भारत से आती हैं। लेकिन इन सब कंट्रोवर्सीज को अलग हटाकर अगर देखा जाए तो किसी भी एक देश के प्रधानमंत्री, वो भी इस समय जब वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कितने मुश्किल समय है यूनाइटेड किंगडम के लिए, वहां पर लोगों को ऐसा एक कॉमेंट्री है कि उनको लगता है कि ये एक बहुत अमीर व्यक्ति हैं, यंग हैं, अमीर हैं, जो वहां का मूल गरीब आदमी है, मिडिल क्लास आदमी है, उसकी परेशानियों को समझते नहीं है। तो क्या ऋषि सुनक अभी प्रधानमंत्री बने हैं तो ऐसा वो उनके लिए जो आने वाला समय है वो लिज ट्रस जैसा ना हो? 45 दिन का जो इनका सबसे छोटा कार्यकाल रहा है, उसको देखते हुए उनके सामने आप क्या क्या चुनौतियां देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो उनके पार्टी, जैसा कि अभी महापात्रा साहब ने भी कहा कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है बहुत ज़्यादा उसमें आपसी मतभेद है, और इसलिए कल जब उन्होंने एक मंतव्य अपनी पार्टी के लोगों के सामने रखा तो जोर इस बात पे दिया कि हमें यूनिटी के साथ आगे बढ़ना है, एकता दिखानी है, नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे। क्योंकि लेबर पार्टी दूसरी तरफ से काफ़ी गेन कर रही है। अगर वहाँ के जनभावना की बात करें या कुछ सर्वेज की बात करें तो 2024 तक का, ये दिसंबर तक का इनका कार्यकाल है, जनवरी 2025 के पहले चुनाव होना है। तो कैसे पार्टी को एकजुट लेकर चलें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो एमपीज थे जिन्होंने इंडोर्स किया था ट्रस्ट को, उन्होंने बैकआउट कर लिया, बाद में उनके खिलाफ हो गए। तो ऐसा ना हो कि अभी इनको जो समर्थन मिला है और जिस तरह से इनको कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर बना दिया गया, तदनुसार वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो फिर वो सपोर्ट सिस्टम पीछे से ना हट जाए और ये फिर से उसी तरह की दिशा में ना आगे बढ़ जाए जैसे 45 दिनों के बाद छोड़ना पड़ा लिज ट्रस को। तो ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके से वो पार्टी को लेकर चलते हैं, क्या उनकी आर्थिक पॉलिसीज होती है। टैक्स कट को लेकर बहुत ज्यादा वहां पर एक विवाद रहा है। बहुत सारे वादे करके लिज आई थी लेकिन वो पूरा नहीं कर पाई, इसलिए उन्होंने अपने जब वो रिजाइन कर रही थी तो उन्होंने कहा भी कि जिस जनभावना के आधार पर, जिस जनादेश के आधार पर उनको चुना गया था वो पूरा नहीं कर पाई। तो चुनौती आर्थिक तो है ही, साथ ही साथ पार्टी के अंदर की जो मतभेद हैं उसको कैसे मिटाकर सबको साथ लेकर चलते हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती अभी ऋषि सुनक के सामने होगी। मंजू से, जिस तरीके से उमाशंकर भी बता रहे हैं कि अभी उनकी चुनौतियां शुरू हुई हैं, प्रधानमंत्री बनने का एक जो लड़ाई थी वो वहां पर उसकी एक अलग चुनौती थी, लेकिन उनके लिए अब सबसे बड़ी अपने करियर की चुनौती शुरू हुई है। लेकिन इकोनॉमी समझते हैं, उसके जानकार हैं, इससे पहले वहां पर जो चांसलर रहे हैं, तो क्या यह माना जाए कि ऋषि सुनक जो इससे पहले 2 प्रधानमंत्री थे उनसे बेहतर, कम से कम पॉलिसी के तौर पर, ब्रिटेन को इस वक्त, इस परेशानी के वक्त से निकालने में सक्षम होंगे? बहुत उम्मीदें हैं उनसे, क्योंकि वो इसी मुद्दे पे कि इकोनॉमी को मैं फिक्स करूंगा, और पहले भी जब उन्होंने कैंपेन किया था उन्होंने सारे पॉजिटिव जो प्रपोजल्स दिए थे, तो उनको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सब करने के लिए उनको पार्टी को साथ में लेके मैं एक सेकंड के लिए आपको यहां पर रोक रहा हूं, मुझे माफ कीजिएगा। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ऋषि सुनक वहां पर राजा चार्ल्स जो हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई है, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये एक औपचारिकता है, एक अहम, अगर कहें तो ब्रिटेन की जो पूरा
पॉलिटिकल सिस्टम है, जो उनका गवर्नमेंट सिस्टम है, उसमें एक बहुत अहम ये मोमेंट होता है, एक अहम मुकाम होता है। और प्रधानमंत्री जो भी इलेक्ट होते हैं, प्रधानमंत्री इलेक्ट सबसे पहले वहां पर जाके जो मोनार्क हैं, यानी कि जो राजा हैं वहां के किंग चार्ल्स, उनसे इस वक्त मुलाकात उनकी हुई है। उसकी तस्वीरें ये आप देख रहे हैं। और उसके बाद वो बकिंगम पैलेस से निकल के 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जो कि ऑफिशियल एड्रेस है जहां पर प्रधानमंत्री रहते हैं ब्रिटेन के, वहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि वो जाएंगे। ये काफिला उनका वहां से बाहर आता हुआ नजर इस वक्त आपको आ रहा होगा अपनी तस्वीरों में। तो मुलाकात उनकी हो गई है। ये एक बहुत बड़ी औपचारिकता होती है किसी के लिए भी, प्रधानमंत्री से अपने आप को इंट्रोड्यूस, प्रधानमंत्री को अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना वहां के राजा के सामने। और ये अगर देखें उमा शंकर जी, तो ये कुल मिलाकर अब औपचारिक तौर पर ऋषि सुनाक के गद्दी के ऊपर बैठने का, प्रधानमंत्री के ताज को अपने सर पे रखने का अब इस वक्त से औपचारिकताएं शुरू हो गई हैं। जी बिल्कुल। और इस औपचारिकता के साथ ही जो उनकी जो जिम्मेदारी है वो भी शुरू हो गई। और एक बात जो बार बार हम लोग कह रहे हैं कि हिंदू प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, वहाँ पे उन्होंने इस बात को काफ़ी हद तक बताया भी और छिपाया भी नहीं। और जब पिछली बार जब लिज ट्रस के साथ उनका मुकाबला था तो हमने देखा किस तरह से गाय की पूजा भी जाकर उन्होंने की, क्योंकि एक बड़ी आबादी, तकरीबन 10 लाख के आसपास वहाँ पे हिंदू आबादी रहती है, जो कि तीसरी सबसे बड़ी आबादी है अगर ईसाई और मुस्लिम आबादी की बात करें तो। और 2019 के चुनाव में 8 सांसद जो हैं वो हिंदू चुनकर आए थे, इसमें 5 कंजर्वेटिव पार्टी के थे। तो उनको अपने लिए समर्थन भी जुटाना था। और अभी जो सबको साथ लेकर चलने की बात है, तो उनको जो अपनी जो नीतियां हैं वो इस तरह से तय करनी होगी कि पार्टी के भीतर से विरोध शुरू ना हो, क्योंकि अभी लिज ट्रस के साथ वही हो जिसका जिक्र हम अभी बार बार कर रहे हैं। तो ये जो अभी ताजपोशी इनकी होने वाली है, इसके बाद उनकी नीतियां, और आपने सही कहा कि क्योंकि वित्त मंत्री रहे हैं, उनके पास अनुभव है किस तरीके से आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाना है। लेकिन जिस तरह से आर्थिक उथल पुथल के माहौल से ब्रेग्जिट के बाद से ही जो ब्रिटेन है वो गुजर रहा है, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके सिर पर आई है। और देखना होगा कैसे वो सेल करके यहाँ से ब्रिटेन को आगे ले जाते हैं, ब्रिटेन को आगे ले जाते हैं अपनी पार्टी के लिए। क्योंकि 2024 में अगर ये तब तक बने रहते हैं तो उन्हीं की लीडरशिप में समझ लीजिए कि चुनाव लड़ा जाएगा, तो इनके काम का लेखा जोखा ही ब्रिटेन के लोगों के सामने रखा जाएगा। लेकिन प्रोफेसर महापात्रा, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या पॉलिटिकली इससे कंजर्वेटिव पार्टी को फायदा दिखता है आपको, ऋषि सुनाक को वहां प्रधानमंत्री बनने का ज्यादा से ज्यादा, और जो भारतीय मूल के लोग हैं या जो पीपल ऑफ कलर कहा जाता है, जो लोग वहां पर जो गोरे नहीं हैं, उन लोगों का जिस तरह से कहें जो झुकाव है वो कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ बढ़ेगा? देखिए, जब ओबामा अमेरिका में प्रेसिडेंट बने, सबका यही प्रश्न आया था कि रेसिज्म जो अमेरिका में है वो क्या खत्म हो जाएगा? वो नहीं हुआ। ऋषि सुनाक का उनका प्रायोरिटी होगा ब्रिटेन का इकोनॉमी को कैसे फिक्स करें। उनका पहला समस्या ये है कि एनर्जी प्राइसेस इतना ज्यादा हो गया, अभी विंटर आने वाला है, उसको कैसे हैंडल करेंगे। इस तरफ ऋषि सुनाक ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दे दिया कि यूक्रेन में जो वार हो रहा है उसको वो भी विरोध करेंगे, अच्छी तरह से विरोध करेंगे। और इस तरफ एनर्जी क्राइसिस हो रहा है। दूसरी बात यह है कि पाउंड का वैल्यू vis-a-vis डॉलर इतना कम हो गया है, ब्रिटेन का सारे इंपोर्ट बहुत ही एक्सपेंसिव हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है। उनका प्रायोरिटी यही रहेगा। अगर आप ये पूछेंगे कि अभी ऋषि सुनाक भारत के लिए क्या कर सकते हैं, वो भारत के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, वो ब्रिटेन के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर FTA इंडिया के साथ साइन हो गया, ये ब्रिटेन को ज्यादा मदद करेगा। अभी अगर सोचेंगे इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, यूके में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ काफी चल रहा है, वहां तो इकोनॉमिक ग्रोथ घट रहा है। और FTA अगर हो जाए ब्रिटेन के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। मैं ये कहूंगा कि ब्रिटेन इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉप 5 फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में देखेंगे तो ब्रिटेन का नाम नहीं है। टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का देखेंगे तो ब्रिटेन का नाम नहीं है। टॉप 5 डेस्टिनेशन जो इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं बाहर देखेंगे तो ब्रिटेन का नाम नहीं है। तो अभी इंडिया ब्रिटेन के लिए बहुत मायने रखता है जी, उल्टा नहीं है ये। तो मंजू सेठ जी, ओके, ये मैं आपको सीधे लाइव विजुअल्स पे ले चलता हूं। लंदन से इस वक्त हमारे पास ये विजुअल्स आ रहे हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट, यही वो जगह है जहां पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं, और उसके सामने इस वक्त ऋषि सुनाक पहुंचे हैं, बातचीत करने वाले मीडिया से। सुनते हैं। I've just been to Buckingham Palace and accepted His Majesty the King's invitation to form a government in his name. It is only right to explain why I'm standing here
as your new Prime Minister. Right now, our country is facing a profound economic crisis. The aftermath of COVID still lingers. Putin's war in Ukraine has destabilized energy markets and supply chains the world over. I want to pay tribute to my predecessor, Liz Truss. She was not wrong to want to improve growth in this country. It is a noble aim. And I admired her restlessness to create change. But some mistakes were made. Not born of ill will or bad intentions. Quite the opposite, in fact. But mistakes nonetheless. And I have been elected as leader of my party and your Prime Minister, in part, to fix them. And that work begins immediately. I will place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda. This will mean difficult decisions to come. But you saw me during COVID doing everything I could to protect people and businesses with schemes like furlough. There are always limits, more so now than ever. But I promise you this. चलिए, मुझे लगता है कि वहाँ पर थोड़ी तकनीकी परेशानी हमें सामना करना पड़ रहा है। उसका ऋषि सुनक उस वक्त बात कर रहे थे, बता रहे थे कि मैं इस वक्त आपके प्रधानमंत्री के तौर पर बात कर रहा हूँ और कोशिश करेंगे कि दोबारा आपको सीधे वहीं ले चलें। But with action, I will work day in and day out. Your children and grandchildren with a debt to settle that we were too weak to pay ourselves. I will unite our country, not with words, but with action. I will work day in and day out to deliver for you. This government will have integrity, professionalism, and accountability at every level. Trust is earned, and I will earn yours. I will always be grateful to Boris Johnson for his incredible achievements as Prime Minister, and I treasure his warmth and generosity of spirit. And I know he would agree that the mandate my party earned in 2019 is not the sole property of any one individual. It is a mandate that belongs to and unites all of us. And the heart of that mandate is our manifesto. I will deliver on its promise. A stronger NHS, better schools, safer streets, control of our borders, protecting our environment, supporting our armed forces, levelling up and building an economy that embraces the opportunities of Brexit, where businesses invest, innovate and create jobs. I understand how difficult this moment is. After the billions of pounds it cost us to combat COVID, after all the dislocation that caused, in the midst of a terrible war that must be seen successfully to its conclusions, I fully appreciate how hard things are. And I understand too that I have work to do to restore trust after all that has happened. All I can say is that I am not daunted.
I know the high office I have accepted, and I hope to live up to its demands. But when the opportunity to serve comes along, you cannot question the moment, only your willingness. So I stand here before you, ready to lead our country into the future, to put your needs above politics, to reach out and build a government that represents the very best traditions of my party. Together, we can achieve incredible things. We will create a future worthy of the sacrifices so many have made. तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे थे, बता रहे थे कि किस तरीके से कुछ गलतियां हुई उनसे पहले के जो लीडर्स थे उनसे, और वो उन गलतियों को सुधारने के लिए उन्होंने ये ब्रिटेन की सबसे बड़ी जो जॉब है उसको अपने हाथों में लिया है, और कह रहे थे कि मैं इन गलतियों को पॉलिटिक्स से ऊपर रखूंगा, सुधारूंगा और आपका प्रधानमंत्री बनूंगा। ऋषि सुनाक की आप बात सुन रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, उमा शंकर सिंह जी का, साथ ही साथ प्रोफेसर महापात्रा और हमारे साथ मंजू सेठ जुड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमें समझाने के लिए, हमारे दर्शकों को सरल भाषा में कि क्या मायने हैं ऋषि राज के, ना सिर्फ ब्रिटेन के लिए बल्कि भारत के लिए भी। छोटा सा एक ब्रेक इस वक्त ले लेते हैं सवाल इंडिया का में। जाने से पहले आपको यह बता दें कि इस वक्त सूर्य ग्रहण देश के कई हिस्सों में दिखना शुरू हो गया है। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, इस पर भी कुछ बात करेंगे, कहां कहां पर भारत में दिखना शुरू हुआ है, इन सब चीजों पर चर्चा होगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। आज दिवाली के बाद सूर्य ग्रहण है। कई देशों में काफी पहले शुरू हो गया, भारत में भी कई जगह पर सूर्य ग्रहण के जो नज़ारे हैं वो दिखने शुरू हो गए। इस वक्त ये जो आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, ये दिल्ली से आपको तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, और साथ ही साथ कई जगह पर इस साल का जो आखिरी सूर्य ग्रहण है वो दिखना शुरू हो गया है। सूर्य ग्रहण के लिए जो सुबह से ही बताया जा रहा था, कई सारी जगह पर प्लैनेटोरियम्स में और कई सारी जगह पर उसको देखने के लिए व्यवस्था भी की गई थी। इस साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण है, और ये सबसे ज्यादा भारत में कई सारे देश जो शहर हैं, राज्य हैं, उनमें दिखाई पड़ेगा। ये तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखाई, हम और भी जगहों से आपको इस वक्त जो सूर्य ग्रहण की तस्वीरें आ रही हैं वो भी आपको दिखाते रहेंगे। कई जगह पर मान्यताएं हैं, लोग सूर्य ग्रहण के दिन कई जगह पर स्नान करते हैं, तो इस वजह से प्रयागराज और बाकी जो चाहे प्रयागराज हो, चाहे अयोध्या हो और चाहे वाराणसी हो, वहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु इस वक्त स्नान करते हुए भी कई जगह पर नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें जो मैंने आपको जैसे बताया, ये जम्मू से इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के बाद जम्मू में भी सूर्य ग्रहण देखा जा रहा है, और ये तस्वीरें सीधे जम्मू से इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई और जानकारी, तस्वीरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे, लेकिन दिवाली के बाद हर साल सबसे ज्यादा जिस चीज पर बात होती है वो है प्रदूषण। और एक बार फिर से दिवाली के ठीक एक दिन बाद देश के कई शहरों में प्रदूषण का जो स्तर है वो आमतौर से बढ़ता नजर आया। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। दिल्ली में पटाखों के बैन के बावजूद जमकर आतिशबाजी हुई, पटाखे छोड़े गए। यहां पर प्रदूषण का स्तर जो है वो बहुत खराब स्तर पर है। कई लोग और सरकार भी थोड़ी अपनी पीठ थपथपाती आपको नजर आएगी, कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में सबसे कम स्तर है। जो सबसे कम स्तर बताया जा रहा है वो भी जो मेरे और आपके लिए प्रदूषण का स्तर होना चाहिए, यानी कि 50 AQI उस पर। अब आप देखें जरा ये तस्वीरें, इस वक्त 233 दिल्ली पर, 223 माफ कीजिएगा, दिल्ली में दिखाई पड़ रहा है। तो बहरहाल पिछले सालों की तुलना में जहर थोड़ा हवा में कम है, लेकिन हवा अभी भी जहरीली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हमें इस पर खुश होने की बातचीत है।
दिल्ली सबसे ज्यादा आज सुबह प्रदूषित शहरों में रहा, नोएडा दूसरे नंबर पर, गुरुग्राम उसके बाद नंबर 4 पर भी रहा, 6 नंबर पर फरीदाबाद। एनसीआर की अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये आप देखें तो सारे जो शहर हैं वो दिल्ली के आसपास के एनसीआर रीजन के, वो सब वहां पर हवा बहुत जहरीली रही है। ये आप देख रहे हैं दिल्ली का AQI। कोशिश करेंगे आपको जो दुनिया में इस वक्त क्या हालात हैं, कहां पर क्या हो रहा है और उसके मुकाबले में हम कहां खड़े हैं वो भी आपको बताएं। लेकिन अगर इन नंबर से, ये देखिए आपको बताते हैं कि जो भारत के 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हैं, जोधपुर नंबर 1 पर आपको दिख रहा है, दारूहेड़ा हरियाणा में जो है वो नंबर 2 पर, बुलंदशहर नंबर 3 पर, नंबर 4 पर दिल्ली इस वक्त आपको दिखाई पड़ रहा है, बल्लभगढ़ उसके बाद नोएडा उसके बाद आपको दिखाई पड़ रहा है। और उस सबसे जरूरी चीज उसके साथ जो आपको प्रदूषण का स्तर है लाल में दिखाई पड़ेगा, बहुत खराब। फरीदाबाद में भी अगर बात करें तो 300 के ऊपर है, खराब कैटेगरी में आता है। जींद, भिवानी, इन सब में खराब कैटेगरी में प्रदूषण आता है। 10 सबसे प्रदूषित शहरों में अगर आप देखेंगे तो एनसीआर रीजन के आपको सारे शहर दिखाई पड़ रहे हैं। अब आपने, अगर आप उन लोगों में हैं जिन्हें लगता था कि प्रदूषण पटाखा छुड़ाने से हमें कोई रोक नहीं सकता, उससे क्या फर्क पड़ता है चाहे सुप्रीम कोर्ट कहे या सरकार, तो आप देखिए कि आपके बच्चे भी इसी हवा में सांस ले रहे हैं जिसमें उन लोगों के बच्चे जिन्होंने कहा था कि वो प्रदूषण नहीं फैलाएंगे या पटाखे फोड़कर उसमें और अपनी तरफ से अपना योगदान नहीं देंगे। मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। परिमल मेरे सहयोगी सुबह से ही लोगों से बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका क्या हाल है इस वक्त। परिमल से बात करेंगे, उसके बाद हमारे गेस्ट जो हैं उनके पास भी चलेंगे। विवेक चट्टोपाध्याय हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रोग्राम मैनेजर हैं एयर पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट CSE के। डॉक्टर विजय कुमार सोनी साइंटिस्ट हैं IMD में, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, चेयरमैन डिवीजन ऑफ इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी मेदांता अस्पताल में जो है गुरुग्राम में, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पर सबसे पहले परिमल मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे समझना चाहता हूं, सुबह से ही आप लोगों से बात कर रहे हैं, आप खुद इस वक्त बाहर हैं। सबसे पहले लोगों ने आपको क्या बताया, क्या उनकी परेशानियां इस वक्त हैं, और आप खुद आज हवा में सांस लेने में क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? देखिए अंकित, यहाँ पे सबसे पहले बात यह है कि जिन लोगों से बात हुई सुबह से, उन सब ने माना कि पाबंदी के बावजूद पटाखे चले, तो आखिर एक चूक ज़रूर हुई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जो वो पाबंदी सही तरीके से लागू होनी चाहिए थी वो लागू नहीं हो पाई। कुछ वक्त के लिए खुश जरूर हुआ जा सकता है कि इस बार 5 साल के आंकड़ों से कम है, लेकिन अब भी बहुत ख़राब श्रेणी में है, कैटेगरी में है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो अपने आप में ये समस्या सिर्फ सरकार से या फिर संस्थाओं से तय नहीं हो सकती या उसका हल नहीं निकाला जा सकता। इसमें जिम्मेदारी सबकी बनती है। नीति बनाई जाती है, नीति लागू करने को लेकर कई बार दंडों या आप कहें कि पेनल्टी जैसी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो सही तरीके से प्रभावी नहीं हो पाती, इसलिए कि हम आप जैसे लोग या तो जागरूक होना नहीं चाहते या जागरूक बन नहीं रहे हैं समय दर समय पे। आप पुराने 10 साल पहले की अगर बात करें तो उसमें आपने देखा होगा कि प्रदूषण पे कभी बातचीत इस तरीके से नहीं होती थी। आज बातचीत होनी शुरू हुई है बीते 5-6 सालों में। यही बड़ी वजह है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर जो मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए गए हैं उसमें इजाफा हुआ है। दिल्ली में 40 मॉनिटरिंग स्टेशन है, पूरे देश भर में 1000 मॉनिटरिंग स्टेशन है, ताकि इससे हम समझ पाए कि किस कदर आबो हवा खराब हो रही है। जो लोग हैं वो शिकायत करते नजर आए कि रात को बहुत ज्यादा घुटन महसूस हो रही थी, हवा दम घोटू लग रही थी, लेकिन सुबह के वक्त में उस तरह के हालात नहीं थे। ये कभी भी जब हम ये बात कहते हैं तो रिलेटिवली कहते हैं कि पुराने साल और इस साल को कंपेयर करके देखते हैं। कंपेरेटिव एक डेटा होता है जो लोग सोच रहे थे, जो बता रहे थे, लेकिन लोगों की चिंताएं अपनी जगह जरूर थी कि जिस हिसाब से ये हवा में जहर घुल रहा है, बड़े बुजुर्ग हैं उनके घर में, उनको एहतियात बरतने के लिए कहा गया, उनको बाहर नहीं जाने दिया गया। तो ये पाबंदी और साथ में लोगों की एक कोशिश होगी कि लोग साथ में निकल कर आए, लोग समझे इस बात को कि ये जहरीली हवा उनके बच्चों के लिए भी और उनके बड़ों के लिए भी कितनी जहरीली है, ताकि वो अमल कर पाएं। तो लोगों के लिए मुश्किल का सबब जरूर है अभी फिलहाल, लेकिन सबको मिलकर इसका हल निकालने की कोशिश करनी हो। और ये हर साल की बात होती है, इस तरह की कमेंट्री, इस तरह की बातचीत पिछले कई सालों से, जैसे परिमल भी कह रहे हैं, लगातार होती आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी देखने को मिला, क्योंकि सरकार ने एक नियम बनाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया उसकी डिफाइंस में, यानी कि उसको बस हम तोड़ना चाहते हैं, इस वजह से भी कई सारे लोग बाहर जरूर निकले। आज आपको थोड़ा सा धुआं वैसा शायद ना नजर आ रहा हो, आसमान आपको लग रहा हो साफ है, लेकिन अभी भी ये जो एयर क्वालिटी है
ये इंसानों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस बात को आपको समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया परिमल हमारे साथ जुड़ने के लिए। विवेक चट्टोपाध्याय प्रोग्राम मैनेजर हैं, जिनसे मैं जो पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट के कंट्रोल यूनिट के मैं उनसे सबसे पहले बातचीत करना चाहता हूं, उनसे समझना चाहता हूं। विवेक जी, ये बताइए, ये जिस तरीके से आज जो एयर पोल्यूशन है उसको लेकर बार बार ये पीठ थपथपाई जा रही है कि पिछले 5 सालों में कम रहा है। अभी भी अगर बात करें तो कम से कम 5-6 गुना ज्यादा जो होना चाहिए उससे ज्यादा अभी भी दिखाई पड़ रहा है। अब बहस इसमें अलग हो सकती है, पराली जलना हो रहा है, पटाखे छोड़ना नहीं हो रहा है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, पटाखों के बाद एकदम एक स्पाइक दिखाई पड़ता है। क्या आपने और आपकी मॉनिटरिंग यूनिट ने क्या कल से लेकर अब तक और कल किस तरीके का एक स्पाइक रहा, उसके बारे में जरा कुछ बताइए। देखिए, ये लेवल जो है पुअर से सीधा वेरी पुअर और सीवियर कैटेगरी से थोड़ा ही कम है। कई इलाकों में तो सीवियर या जिसको खतरनाक श्रेणी कही जाती है वो भी पहुंच चुका है। तो ये अपने आप में एक डेटा खुद बता रहा है, आंकड़े खुद बता रहे हैं कि प्रदूषण और हमारे जो एक्टिविटीज हैं वो कैसे जुड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक लोगों में जागरूकता होनी चाहिए कि आप जो पटाखे छोड़ते हैं या फिर आप प्रदूषण करने वाली गाड़ियां चलाते हैं या इंडस्ट्रीज चलाते हैं या जो भी एक्टिविटीज आप करते हैं जिससे प्रदूषण होता है, वो आपकी एयर क्वालिटी को, आपकी सांस को खराब करता है, सांस की हवा को खराब करता है। जी। और ये मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म इफेक्ट भी होते हैं जो कम समय के लिए होते हैं कि आपको छींके आएंगी या फिर आपको अस्थमा के अटैक्स ट्रिगर होते हैं। डॉक्टर साहब और आगे बता सकते हैं, परंतु लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी काफी इसके खतरनाक होते हैं। ये कुछ लाइव इस वक्त दृश्य आपको दिखा रहा हूं, सूर्य ग्रहण की जो हम बात कर रहे हैं, ये इस वक्त आप स्क्रीन पर अपने विजुअल्स जो देख रहे हैं, ये भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, इसके बारे में भी आपको बता रहे हैं। कई लोगों की इसमें बड़ी आस्था मान्यता होती हैं, कई सारी चीज़ें से जुड़ी हुई होती हैं। तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो विजुअल्स देख रहे हैं वो सूर्य ग्रहण के विजुअल्स इस वक्त आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं इसके साथ प्रदूषण के बारे में चर्चा जारी रखना चाहता हूं, और ये क्योंकि देखिए इस पर राजनीति अलग है, मतलब हमारे लिए भी या चैनल्स के लिए बहुत आसान है, 2 राजनीतिक दलों के लोगों को बैठाएं, उनसे बहस करा लें, आपने क्या किया, आपने क्या किया। लेकिन जरूरी बात यह है कि हम सबको, मुझे, आपको, हम सबको समझना होगा कि इसका हमारे ऊपर असर क्या हो रहा है। जब तक हमारा खुद का आपके लिए कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, हम एक दूसरे की हम मदद नहीं करेंगे, तब तक पोल्यूशन ऐसी ही विकट समस्या बनी रहेगी। डॉक्टर चंद्रा, आजकल देखा जा रहा है कोविड के बाद का जो समय है उसमें ऐसे बड़े विजुअल्स, इस तरह के वायरल वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें स्वस्थ लोग, कम उम्र के लोग, बैठे बैठे दिल का दौरा पड़ गया, लोगों की मृत्यु भी हो गई। इतनी परेशानियों से हम ऑलरेडी जूझ रहे हैं, उसमें इतनी जहरीली हवा में सांस लेने का अंजाम क्या होता है, मतलब क्या होता है, आपके शरीर पर इसका असर क्या होता है? ओके, सो आपने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल ये पूछा कि भाई पोल्यूशन का शरीर पे असर क्या है। तो मोटे तौर पे सबसे पहला जो असर ये होता है कि पेशेंट को जो फील होता है, और जो कुछ चीजें फील नहीं होती हैं, तो जो फील होता है उसके अंदर हेडेक होना, सांस ठीक से ना ले पाना, घबराहट होना, इरिटेशन होना, बेचैन से लोग हो जाते हैं, या कोई भी काम करने की क्षमता कम हो जाती है। ये तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है जो कि पेशेंट फील कर सकता है। लेकिन दूसरी जो सबसे मुख्य बात है वो ये है कि ये शरीर के मुख्य अंगों को प्रभावित करता है, जिससे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक और कैंसर जैसी बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारियां इससे जोड़ी गई हैं। और ये जाना गया है, इसके यूरोप से भी डेटा इसका अवेलेबल है और ये प्रूवन है, हैज बीन प्रूवन कि 2005 से 2019 का एक कंपैरिजन किया गया तो ये देखा गया कि जो पॉल्यूशन से रिलेटेड प्री मैच्योर डेथ्स हो रही थी, इधर बिकॉज ऑफ हार्ट और बिकॉज ऑफ स्ट्रोक, वो जैसे जैसे पॉल्यूशन कम होता गया तो वो कम होने शुरू हो गई वहां पे यूरोप। और अभी भी करीब करीब 3 लाख लोग मरते हैं, प्री मैच्योर डेथ्स होती हैं जिनकी यंग एज पे होती हैं बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन। और हम लोग ये समझ नहीं पाते, हमें लगता है हमने तो अच्छी सांस ली फिर भी ऐसा हो गया। लेकिन पोल्यूशन इज अ लिंक फॉर अकरेंस, यानी कि हार्ट डिजीज और ब्रेन डिजीज, पैरालिसिस, इन सब से इसका रिलेशन पाया गया। और
लंग कैंसर में भी इसका इफेक्ट आया। अगर डॉक्टर साहब की बात सुनकर भी आपको डर नहीं लग रहा, और अगर आपने पटाखे जला के इस प्रदूषण में आपका जो कुछ योगदान रहा है और उससे आप पे पछतावा नहीं हो रहा, तो आप ये मान के चलिए कि ये अगले आने वाले कुछ समय में आपके लिए ही और आपके परिवार के लिए ही बहुत बड़ी चुनौती बन के खड़ा हो जाएगा। मतलब कई जगह पर कहा जाता है कि ऐसा लगता है कि आप अगर सिगरेट नहीं पीते हैं तो 30-30 सिगरेट पीने वाला इंपैक्ट जो है वो आपके शरीर पर हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय इतना ही था मेरे पास, छोटा सा एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आ रहे हैं। लगातार तस्वीरें आपको ये सूर्य ग्रहण की भी दिखा रहे हैं, साथ ही साथ और भी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। चलिए, तो इस वक्त देश विदेश में सूर्य ग्रहण शुरू हो गया है। कई शहरों से सूर्य ग्रहण की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। मैं इस वक्त आपको थोड़ी लाइव तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी कुछ तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। नई दिल्ली, जम्मू और मुंबई में किस तरीके से इस वक्त सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ रहा है वो आपको दिखाते हैं। और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से ये प्रोटेक्टिव ग्लास लगाकर ये जो सूर्य ग्रहण देख रहे हैं उसकी तस्वीरें भी इस वक्त सामने आ रही हैं। ये एक आपके लिए भी एक रिमाइंडर है, एक इम्पॉर्टेंट इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आप भी सीधे इस वक्त सूर्य कहीं बाहर हैं, सीधे सूर्य की तरफ ना देखें। इस तरीके के प्रोटेक्टिव ग्लासेस की आवश्यकता होती है देखने के लिए, प्रतिबिंब में देखें या फिर, क्योंकि सीधा देखना आपकी आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण इस वक्त आप के सामने जो दिखाई जा रही तस्वीरें, उनकी वो तस्वीरें हैं। भारत में कई जगह पर ये देखने को मिल रहा है और उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर सूर्य ग्रहण का नज़ारा देखते हुए, सूर्यास्त के साथ साथ सूर्य ग्रहण भी खत्म हो जाएगा। ये इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है और देश में सबसे पहले अगर हम बात करें तो अमृतसर में सूर्य ग्रहण लोगों को दिखाई पड़ा और उसके बाद कई शहरों से, जो इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया पर तस्वीरें देख रहे हैं, वो कई शहरों की तस्वीरें भी हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है उनके चश्मे में शायद कोई थोड़ी परेशानी थी, वो देखने की कोशिश कर रहे थे, ठीक से देख नहीं पाए। लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं नई दिल्ली, जम्मू और मुंबई से इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं, जो सूर्य ग्रहण इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। कुछ समय की और बात, सूर्यास्त के साथ सूर्य ग्रहण भी खत्म हो जाएगा। चलिए, तो आज एनडीटीवी इंडिया के सवाल इंडिया का में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कल शाम 4 बजे। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।